Like Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI payments. यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception. और हमारे लोग भी आपकी यूपीआई को यूज करें, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है मजीद मजबूत हो सके। अमेरिका ने भी इंडिया से मांग चुका यूपीआई। शॉप पे इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग UPI ग्लोबल। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर कोई, अब हर शॉप पे इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है। देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, फ्रांस और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बास्केट कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई भारत के, मैं अब मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना, ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। उसके बाद जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि ही इज अ टीम मेकर, ही इज अ टीम बिल्डर। उसके बाद वो इलेक्शन मोड से, इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए नहीं है। वो हमेशा लगता है जिस तरह इलेक्शन की कैंपेन ही कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, चाहे वहां पे G20 हो, चाहे वहां पे रिपब्लिक डे हो, चाहे बजट हो। लगता है जिस तरह ये मोदी साहब की सारी कैंपेन है और एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है उनकी अचीवमेंट्स की हमेशा, जिसकी वजह से आपने खुद भी फरमाया है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोदी साहब की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है, मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी उनकी जिंदगी में। वो खुद ही कभी रिटायर होंगे तो होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी, अब मैं मिसाल देना चाहूंगा, अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा, कल परसों एक उड़ता फुड़ती फवाह सी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की, वो ना दे। लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें मैंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें, उसकी कई वजूहात है। एक वजह तो ये है कि वॉशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं, पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा बनाता क्या है जो एक्सपोर्ट करेगा, खाएगा क्या अगर ये बेचेगा नहीं। तो पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे
और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत और ताहिर साहब मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं एबीसी टेलीविजन जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है, और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक यूएस डॉलर का कोई 80 प्लस रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस यूएस डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अब इंडियंस ही हैं।